नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। रिजिजू ने शुभकामनाएं दी है रिजिजू को पीएम मोदी ने। उन्होंने कहा कि हमारे ऊर्जावान कानून मंत्री को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमारी न्यायिक प्रणाली को और मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं। वो अरुणाचल प्रदेश की प्रगति के बारे में बेहद गंभीर है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने किरण रिजिजू को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। और उत्तरी ईरान के बाबोल में मदरसे पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि मदरसों का उपयोग घृणा, नारी द्वेष और कट्टरवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और इसी वजह से ये प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया और साथ ही मदरसे पर हमला भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने यह हमला किया और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। स्थानीय मदरसे पर यह हमला किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसे का उपयोग घृणा, नारी द्वेष और कट्टरवाद की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज है। मोहन भागवत जबलपुर में हैं और वो वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें प्रबुद्धजनों के साथ मुलाकात होगी। शिक्षक स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों के साथ परिवार मिलन जैसे कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रबुद्धजनों का सम्मेलन आज आयोजित किया जाएगा। तो वहीं एमएलबी ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत जबलपुर में हैं और यहां पर वो कई कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेंगे। प्रबुद्धजनों के साथ मुलाकात होगी। शिक्षक स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों के साथ परिवार मिलन जैसे कई कार्यक्रम होने हैं। प्रबुद्धजनों का सम्मेलन आज मानस भवन में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं एमएलबी ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद अब इन सभी 70 सीटों पर महिलाओं समेत कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और पहले चरण की 89 सीटों पर होने वाले चुनाव में नामांकन प्रोसेस की जांच और नाम वापसी की प्रोसेस पूरी होने के बाद अब इन सीटों पर 70 महिलाओं समेत कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में लगाए और साथ ही इस चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी चुनावी मैदान में। गुजरात चुनाव का पहला चरण कुल 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 89 उम्मीदवार चुनावी मैदान में लगाए, जबकि कांग्रेस ने भी अपने 89 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में सीटें दी हैं। आम आदमी पार्टी ने 88 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि अन्य पार्टियों की बात करें तो सभी ने अब 5 विधानसभा सीटें, जहां पर फिलहाल बीजेपी के पास 4, कांग्रेस के पास 1,
बीजेपी की बात करें तो यहां पर पाडी, कपराड़ा, वलसाड़, उमरगाम जहां पर बीजेपी अभी है। 2020 उपचुनाव में बीजेपी को इन सीटों से जीत हासिल हुई थी। भावनगर पूर्व, बोटाद, भावनगर पश्चिम और गढ़ड़ा जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो आम आदमी पार्टी ने 57 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण जिसका बिगुल बज चुका है, तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों ने ताकत झोंकी है। तो जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अब वो कांग्रेस को यहां पर मात देगी और एक बड़ी पार्टी बनके उभरेगी, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर चुनाव में जनता किससे अपना नेता चुनती है। पीएम मोदी आज एक ही दिन में 3 राज्यों का भ्रमण करेंगे। जी हां, पीएम मोदी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, जहां ईटानगर के डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा और इसके बाद यूपी के वाराणसी जाएंगे। शाम को पीएम मोदी गुजरात पहुंचेंगे, जहां 3 दिनों तक जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और आखिर में गुजरात पहुंचेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश जहां पर सुबह 9 बजे ईटानगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और साथ ही पावर स्टेशन का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। ये पूरा कार्यक्रम अब आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का खास क्या है। इस अरुणाचल का ये पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं पर इसका नामकरण किया है। डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। अरुणाचल प्रदेश की परंपराओं से मिलता जुलता ही इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया। 690 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में ये विकसित है और इसे बनाने में कुल लागत 640 करोड़ रुपए है। 2300 मीटर का इसका रनवे है। इसके साथ ही सभी मौसम में ये ऑपरेट हो सकता है, यानी कि हर लिहाज से ये बेहद सुरक्षित है। आज अरुणाचल प्रदेश पहुंचेंगे पीएम मोदी। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का क्या कार्यक्रम है। दोपहर 1:10 पहुंचेंगे, जहां पर काशी तमिल संगम में उद्घाटन, इसके साथ ही एमपी थिएटर के मैदान में संबोधन होगा। तमिलनाडु के छात्रों और वरिष्ठ जनों से संवाद भी होगा। और इसके बाद गुजरात पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जनता से रूबरू होंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की जाएगी। तो गुजरात की बात करें, शाम 6 बजे दमन पहुंचेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे दमन से वापी तक रोड शो होगा। रात्रि 8:30 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम भी गुजरात में करेंगे। साथ ही गुजरात में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वलसाड़ में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। तो पीएम मोदी का ये पूरा कार्यक्रम जो गुजरात में खत्म होगा। तो गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है बीजेपी। चुनाव प्रचार और धार देने के लिए पीएम मोदी भी अब गुजरात में पहुंचेंगे। पीएम मोदी गुजरात में 3 दिनों तक रुकेंगे। इन 3 दिनों में पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। तो गुजरात चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुकी है बीजेपी और चुनाव को ज्यादा धार देने के लिए
अब पीएम मोदी भी चुनावी मैदान में। पीएम मोदी गुजरात में 3 दिनों तक रुकेंगे और इन 3 दिनों में ताबड़तोड़ 8 रैलियां करेंगे। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव। कार्यक्रम आपको बता दें, 19 नवंबर 6 बजे पहुंचेंगे। शाम 6:15 पर दमन से वापी तक रोड शो। शाम 7 बजे वापी में जनसभा को संबोधित करेंगे और रात्रि में 8 बजे वलसाड़ पहुंचेंगे। वलसाड़ में 8:30 बजे जनसभा को संबोधित किया जाएगा। वलसाड़ में रात्रि विश्राम भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही 20 तारीख की बात करें तो 20 नवंबर को 9 बजे सोमनाथ के लिए रवाना होंगे। सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में पूजन होगा। 20 नवंबर सुबह 11 बजे जनसभा। दोपहर 12:45 पर रैली करेंगे, जबकि दोपहर 2:30 बजे अमरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। 20 नवंबर शाम 6:15 बजे बोटाड में रैली और गांधीनगर में रात्रि विश्राम। तो 19 से लेकर 21 नवंबर तक ये पूरा कार्यक्रम, जिसमें 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो वहीं रायबरेली में दबंगों का आतंक देखने को मिला। बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। लोहे की रॉड से हमला किया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। तो रायबरेली में दबंगों का एक बार फिर से आतंक देखने को मिला। बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। लोहे की रॉड से उस पर हमला किया गया, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का ये पूरा मामला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लोहे की रॉड से बीजेपी नेता के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। तो वहीं श्रद्धा के सिर को तलाश करने के लिए दिल्ली पुलिस अब जोर शोर से जुट गई है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिए कि जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी मिले या शव का कोई भी अंग मिले तो तुरंत उन्हें इसकी जानकारी दी जाए। साकेत कोर्ट ने आरोपी आफ्ताब का 5 दिनों के भीतर नार्को टेस्ट कराने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर साइंस लैब के तहत ये टेस्ट किया जाएगा। पुलिस को श्रद्धा के एक 6 पेज का मैसेज भी मिला है और इस मैसेज में साफ समझ आता है कि किस तरह उसके साथ मारपीट होती थी और कितने डर के साए में श्रद्धा जी रही थी। अब क्या होता है नार्को टेस्ट, वो आपको बता दें कि इस टेस्ट में क्या क्या होता है। आरोपी से सच उगलवाने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है, जिसे नार्को टेस्ट कहते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक इसमें साथ होते हैं। सभी मिलके इस टेस्ट को अंजाम देते हैं। ट्रुथ ड्रग एक दवा दी जाती है, जिसके बाद इसे इंजेक्शन दिया जाता है और आरोपी का अंग इसमें सुन्न हो जाता है। पूरी तरह बेहोश नहीं होता आरोपी, उसे होश होता है। सचेत दिमाग और सुस्त अवस्था में आरोपी चला जाता है। लॉजिकल स्किल उसकी काम नहीं कर पाती जब उसके साथ ये टेस्ट होता है, क्योंकि उसे इस तरह की दवाइयां दी जाती है। कई बार इसमें आरोपी बेहोश भी हो जाता है। पूछे जाते हैं केस से संबंधित सभी सवाल और एक एक कर उन सभी सवालों का जवाब आरोपी देता है। अब टेस्ट में कई बार सच बता देता है आरोपी और कई बार नहीं भी बताता। जांच टीम को चकमा भी दे सकता है आरोपी।
अब नार्को टेस्ट से पहले क्या कुछ सावधानियां बरती जाती है? इस टेस्ट से पहले शारीरिक परीक्षण होता है, यानी कि एक पूरा टेस्ट होता है जिसकी प्रोसेस से गुजरना होता है। बीमार और ज्यादा उम्र वाले लोगों का ये टेस्ट नहीं किया जाता, या फिर वो लोग जो दिमागी रूप से कमजोर हैं उन लोगों के साथ भी ये टेस्ट नहीं होता। सेहत, उम्र और जेंडर के आधार पर ही दवाइयां दी जाती है। यदि उम्र कम होती है तो डोज भी कम दिया जाता है। ज्यादा डोज देने से ये फेल भी हो सकता है। ज्यादा डोज से आरोपी की मौत तक हो सकती है, क्योंकि इसमें इस तरह की दवाइयां होती हैं जिससे उसका दिमाग सुन्न हो सकता है। अब नार्को टेस्ट के लिए कानून क्या कहता है? साल 2010 में इसके आदेश दिए थे केजी बालाकृष्णम ने। उनकी खंडपीठ ने यह आदेश दिया, नार्को टेस्ट से पहले आरोपी की सहमति बेहद जरूरी होती है। कानून कहता है कि टेस्ट से पहले कोर्ट की इजाजत लेनी बेहद जरूरी है। कोर्ट की मंजूरी के बाद ही आप आरोपी के साथ ये टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में देखी जाती है उसकी शरीर की पूरी प्रतिक्रिया। आरोपी को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लेटाया जाता है और उसके बाद एक एक कर उससे सवाल होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई जाती है इस केस से जुड़ी तमाम तस्वीरें, जिसे देखकर वो सच बताने लगता है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस एक एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आरोपी आफताब को लेकर पुलिस गुरुग्राम गई, जहां पर तथ्यों की जानकारी जुटाई। वहीं कल एक बार फिर से पुलिस मेहरौली के जंगल में छानबीन करने पहुंची। इस बीच श्रद्धा की पुरानी तस्वीर और एक मैसेज सामने आया, जिसमें साफ समझ आता है कि किस तरह उसके साथ मारपीट होती थी और वो डर के साए में थी। श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश में आक्रोश है। जैसे जैसे जांच का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए 9 टीमों का गठन किया गया। आरोपी आफताब को लेकर दिल्ली पुलिस गुरुग्राम पहुंची, जहां डीएलएफ फेज 2 में तलाशी की गई। पुलिस एक बार फिर मेहरौली के जंगलों में पहुंची और एक बार फिर जंगलों को छान मारा। सबूत को तलाशने में पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच श्रद्धा का एक पुराना मैसेज सामने आया। ये मैसेज 24 नवंबर 2020 का है। इस चैट में श्रद्धा ने पिटाई होने की बात कही। श्रद्धा के दोस्त ने भी खुलासा करते हुए कहा है कि आफताब उसे अक्सर पीटता था। श्रद्धा की पुरानी तस्वीर में भी चोट के निशान नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान श्रद्धा को वसई की एक मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट किया गया था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रोज नए नए राज के पर्दे हटते जा रहे हैं। पुलिस आफताब को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड भी जाएगी, जिससे मर्डर केस में पड़ी धूल की परतों को हटाया जा सके। श्रद्धा की एक पुरानी चैट भी सामने आई। 6 पेज की इस चैट में श्रद्धा ने मारपीट और डर का खुलासा किया। अब एक एक कर आपको चैट हम दिखाते हैं, जहां पर श्रद्धा सबसे पहले अपना एड्रेस सेंड कर रही है, जिसके बाद उसका दोस्त कहता है कि सेंड मी द नंबर एज वेल। जिसके बाद श्रद्धा अपना नंबर सेंड करती है और उसका दोस्त कहता है ओके डन। व्हाट्सएप, व्हाट्स योर हस्बैंड नेम। जिसके बाद श्रद्धा अपने दोस्त से ये बातचीत कर रही है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा ने इसमें अपना एड्रेस भी शो किया है। इसके बाद उसका दोस्त कहता है गो टू दिस एड्रेस एंड सिट देयर। आप इस एड्रेस पे चले जाओ। शी वर्क फ्रॉम होम सो शी ऑलवेज देयर, यानी कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, इसलिए वो घर पर ही था पूरे टाइम। इसके साथ वो कहता है कि वो घर पर है तो तुम्हारा ख्याल रख रहा होगा। इसके बाद श्रद्धा कहती है थैंक यू सो मच करण, कॉल मी व्हेन यू सी। जैसे ही तुम्हें वक्त मिले तो मेरे मैसेजेस देखो, मुझे कॉल करना।
श्रद्धा का दोस्त उससे बार बार पूछता है कि तुम ठीक हो, क्या वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम्हारे पति कैसे हैं। तब श्रद्धा कहती है कि सब कुछ ठीक है, वो यहीं पर हैं। इसके साथ ही वो कहती है कि ये मेरा एड्रेस है और तुम घर पर आना। मूविंग आउट टुडे एंड आई वांट टू बी एबल, ऑल्सो आई नीड मेक श्योर। वो अपने दोस्त को यहाँ पर मदद के लिए ये मैसेजेस कर रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह परेशान थी और बार बार अपने दोस्त को वो ये कहती है कि वो उसके पास आ जाए। इससे पहले भी श्रद्धा के एक दोस्त ने ये खुलासा किया कि श्रद्धा बेहद परेशान लग रही थी और उसने अपने दोस्त से कहा था कि जल्द से जल्द तुम घर पर आ जाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगा। श्रद्धा के दोस्त ने एक नंबर भी शेयर किया है जिसमें वो कहता है कि ये तुम्हारे घर के आसपास है, जो वहां पर पहुंच सकता है। बच्चे डोंट बी स्कैर्ड, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये उसका दोस्त श्रद्धा को कह रहा है। श्रद्धा अपने दोस्त से कहती है कि आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए यहां से, आई विल टॉक टू लेटर। इसके साथ ही श्रद्धा कहती है कि मुझे बेहद ज़रूरत है, आई नीड टू मीट यू। इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि बिल्कुल, ये मेरी बहन का नंबर है, तुम इससे बात कर लो, प्लीज़ कंफर्टेबल हो जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। तो एक तरफ जहां पर श्रद्धा बार बार इस मैसेज के ज़रिए अपने दोस्त को कहती है कि वो बेहद परेशान है, उसे अपने दोस्त की ज़रूरत है जो इस वक्त यहाँ पर आ जाए, और उसका दोस्त बार बार इस मैसेज में कह रहा है कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, कूल डाउन, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर के आसपास मेरी बहन रहती है जो वहां पहुंचेगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। श्रद्धा कहती है कि उसका वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए वो घर पर ही है और आफताब भी घर पर ही है। तो श्रद्धा किस तरह परेशान थी और किस तरह बार बार मदद मांग रही थी, इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि वो कितनी डरी हुई थी। वो बार बार मदद की गुहार लगा रही थी। एक तरफ जहां पर श्रद्धा ने सपना देखा था कि वो आज़ाद उड़ेगी, अब वो आफताब के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर करेगी, लेकिन यहाँ पर वो किस तरह घुटन महसूस कर रही थी वो साफ समझ आ रहा है। उत्तर कश्मीर में हिमस्खलन हुआ। इस हिमस्खलन में दबे 3 जवानों के शव मिले हैं। करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर कश्मीर के मच्छल में हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन में 3 जवानों के दबे हुए शव मिले। करीब 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। उत्तर कश्मीर में हिमस्खलन, जहां हिमस्खलन में दबे हुए 3 शव मिले हैं और ये तीनों ही शव जवानों के बताए जा रहे हैं। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद शव मिले। उत्तर कश्मीर में हिमस्खलन में दबे 3 जवानों के शव मिले। करीब 4 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मास्को एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। मास्को के हवाई अड्डे पर हादसा हुआ, जलता हुआ विमान उतरा, एक महिला की मौत और कई लोग घायल हुए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मास्को एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ, जलता हुआ विमान उतरा नीचे और इस पूरे हादसे में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मास्को एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। जलता हुआ विमान एयरपोर्ट पर उतरा, एक महिला की मौत, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। मास्को में एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ, जहां पर हवाई अड्डे पर यह हादसा, जलता हुआ विमान नीचे उतरा। इस पूरे हादसे में एक महिला की मौत हुई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह जलता हुआ विमान नीचे उतर रहा है, लैंड कर रहा है, और इस हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हुए। मास्को एयरपोर्ट पर यह हादसा देखिए, किस तरह जलता हुआ विमान नीचे उतरा और ये विमान आधा जल चुका है। पीछे आपको काले धुएं का गुब्बार नजर आ रहा है। ये विमान जैसे ही लैंड हुआ, तमाम यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी और इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये आग किस वजह से लगी, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। मास्को एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा, जहां पर जलता हुआ विमान नीचे लैंड कर रहा है। इस विमान के हादसे की वजह से एक की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए भारत 24।